बिहार की राजनीति में एक तरफ है सम्राट चौधरी, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे हैं। तो दूसरी तरफ है नीतीश कुमार, जिन्होंने सक्रिय सत्ता छोड़ने के बाद भी राजनीति से दूरी नहीं बनाई है। और तीसरी तरफ है तेजस्वी यादव, जो अभी बहुत कम बोल रहे हैं लेकिन बहुत ध्यान से सब कुछ देख रहे हैं। आज हम इन तीनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से भविष्य की सियासी कहानी को डिकोड करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डेली लाइव और मैं हूं सुनील मिश्रा। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, बीजेपी बिहार में अपना नया राजनीतिक मॉडल टेस्ट कर रही है। क्योंकि इतने सालों तक बिहार एनडीए में चेहरा थे नीतीश कुमार, बीजेपी जूनियर पार्टनर की भूमिका में थी। लेकिन अब पहली बार बीजेपी अपनी शर्तों पर बिहार की राजनीति को सेट करना चाहती है और इसी वजह से सम्राट चौधरी के शुरुआती फैसलों को ध्यान से देखना जरूरी है। वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे हैं, अपराधियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं, पुलिस को फ्री हैंड की बात कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस लेवल पर फेरबदल कर रहे हैं। यानी संदेश साफ दिया जा रहा है कि नई सरकार सिर्फ कुर्सी बदलने वाली सरकार नहीं दिखाना चाहती है, बल्कि एक नया प्रशासनिक टोन सेट करना चाहती है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। इसी बीच चर्चा होने लगती है कि नीतीश कुमार मॉडल क्या था। नीतीश कुमार मॉडल था कम बोलो, सिस्टम से काम करवाओ, प्रशासन को कंट्रोल में रखो और राजनीतिक टकराव से बचो। लेकिन सम्राट चौधरी का स्टाइल अलग है। वो विजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पब्लिक मैसेजिंग पर फोकस कर रहे हैं। उनकी भाषा ज्यादा आक्रामक है और यह सिर्फ उनका स्वभाव नहीं है, यह बिहार बीजेपी की राजनीति की नई बिहारी संस्करण है। बीजेपी जानती है अगर उसे बिहार में लंबे समय तक टिकना है तो उसे अपना अलग मुख्यमंत्री नैरेटिव बनाना होगा। सिर्फ गठबंधन की राजनीति से काम नहीं चलने वाली है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या बिहार सिर्फ आक्रामक बयानबाजी से चल सकता है? क्योंकि बिहार का प्रशासनिक ढांचा पिछले 2 दशक से जिस तरीके से बना, उसमें नीतीश कुमार की शैली गहराई तक मौजूद है। अफसरशाही का काम करने का तरीका, फाइलों की गति की जिले की मॉनिटरिंग, विकास परियोजनाओं की संरचना, सब कुछ एक खास सिस्टम के हिसाब से तैयार हुआ। और इसीलिए नीतीश कुमार पूरी तरह साइडलाइन होकर भी साइडलाइन नहीं हुए हैं। वो लगातार अपने नेताओं से मिल रहे हैं, मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं, सरकारी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद को पूरी तरह रिटायर नेता की तरफ पेश नहीं किया है। यहीं से बिहार की राजनीति का अगला अध्याय शुरू होता है। अब आने वाले समय में बिहार में सबसे बड़ा संघर्ष विपक्ष और सत्ता के बीच नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक स्टाइल के बीच होगा। एक तरफ बीजेपी बिहार को ज्यादा आक्रामक राजनीति मॉडल पर ले जाना चाहेगी, जहां राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था, हिंदुत्व, मजबूत नेतृत्व यह सब प्रमुख होंगे। तो दूसरी तरफ जेडीयू चाहेगी कि बिहार की राजनीति पूरी तरह टकराव वाली न बने, क्योंकि जेडीयू की राजनीति हमेशा सोशल बैलेंस पर टिकी रही। अति पिछड़ा, महादलित, महिला वोट, ग्रामीण संतुलन, यही उसकी ताकत रही और आने वाले समय में यही सबसे बड़ा तनाव पैदा करेगा। अभी सब शांत दिख रहा है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बीजेपी को बिहार में स्थिर सरकार चाहिए और जेडीयू को राजनीतिक प्रासंगिकता बचानी है। लेकिन राजनीति में असली संघर्ष तब शुरू होता है जब अगला चुनाव दूर होता है। अभी शुरुआती महीनों में सब साथ दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे 2027-2028 की राजनीति नजदीक आएगी, वैसे वैसे बिहार और जेडीयू के बीच स्पेस की लड़ाई बढ़ेगी। बीजेपी चाहेगी कि बिहार में पूरा क्रेडिट उसके मुख्यमंत्री को मिले, लेकिन जेडीयू चाहेगी कि विकास मॉडल का चेहरा अब भी नीतीश कुमार बने रहे। और यहीं पर निशांत कुमार फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले कभी नीतीश कुमार ने परिवार को राजनीति से दूर रखा, लेकिन अब अचानक निशांत कुमार की सक्रियता बढ़ाना, यात्राएं, बयान, यह सिर्फ भावनात्मक मामला नहीं है। जेडीयू के अंदर यह सब चिंता है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि सच यही है, जेडीयू आज भी पूरी तरह से नीतीश कुमार सेंट्रिक पार्टी है। उसके बिना पार्टी की स्वतंत्र पहचान बहुत कमजोर पड़ सकती है और बीजेपी यह बात अच्छी तरह से समझती है। इसीलिए आने वाले समय में बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू के सोशल बेस में घुसने की कोशिश करेगी, खासकर अति पिछड़ा वोट बैंक। यानी आने वाले वर्षों में बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई आरजेडी बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि बीजेपी बनाम जेडीयू की सॉफ्ट कंपटीशन हो सकती है, भले दोनों गठबंधन में रहें। और इसी बीच तेजस्वी यादव की राजनीति सबसे दिलचस्प हो जाती है। तेजस्वी इस समय उतने आक्रामक नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अभी जनता सरकार को समय देगी। लेकिन अगर आने वाले महीनों में अपराध बड़ा मुद्दा बना, रोजगार पर दबाव बढ़ा, अंदरूनी खींचतान बाहर आने लगी या जातीय संतुलन बिगड़ा,
तो विपक्ष अचानक मजबूत हो सकता है। और तेजस्वी यादव की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार क्या है, वो जानते हैं आप? वो है पेशेंस। वो जानते हैं कि बिहार में गठबंधन राजनीति अस्थायी नहीं होती है, यहाँ समीकरण बदलते देर नहीं लगती है। इसीलिए अभी वो लगातार खुद को वेटिंग मोड में रखे हुए हैं। न ज्यादा टकराव, न ज्यादा नरमी, क्योंकि उन्हें पता है अगर एनडीए के भीतर भविष्य में तनाव बढ़ा तो बिहार की राजनीति फिर पूरी तरह से बदल सकती है। और एक चीज और समझिए, बिहार अब सिर्फ जाति की राजनीति से नहीं चलेगा, अब यहाँ पे गवर्नेंस की परफॉर्मेंस भी उतनी बड़ी फैक्टर बन चुकी है। अगर सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था में सुधार दिखा पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तेज कर पाए और बीजेपी का कैडर प्रशासनिक सिस्टम पर पकड़ बना पाए, तो बिहार में बीजेपी पहली बार लंबे समय के लिए अपना स्वतंत्र आधार तैयार कर सकती है। लेकिन अगर सरकार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रही और जमीन पर बदलाव नहीं दिखा, तो जनता फिर विकल्प खोजने लगेगी। और बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप जानते हैं? वो किसी को अस्थायी राजा नहीं मानती है। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा अनिश्चित रहती है और हमेशा दिलचस्प रहती है। अभी जो दिख रहा है, असल कहानी उससे कहीं बड़ी है। यह सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं है, यह बिहार में पोस्ट नीतीश युग की शुरुआती पटकथा है। और इस पटकथा का क्लाइमेक्स अभी बहुत दूर है। आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति किस ओर जाएगी? हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।